वनिकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपके प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 13 जनवरी, मंडे है। देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो देखिए, सबसे पहला आर्टिकल तो यहाँ पे एक आर्टिकल आपको पता है, वाइस चांसलर्स के बिल ड्राफ्ट पे काफ़ी ज़्यादा इशूज़ अभी बीच में उठा था कि जैसे वाइस चांसलर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है, हमने एक एडिटोरियल पे आर्टिकल डिस्कस किया था कि वो हमेशा से जो है एक एजुकेशन के बैकग्राउंड से ही होते हैं, ठीक है, एकेडमिक बैकग्राउंड से ही होते हैं, वर्सटाइल नहीं होते, अलग अलग जैसे ब्यूरोक्रेट्स हो गए या किसी कोई एमबीए के लाइन में, मार्केटिंग के लाइन में कोई स्पेशलिस्ट है, या किसी नीति आयोग या कोई और इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए कोई भी पर्सनालिटी को वाइस चांसलर्स के लिए जो है अपॉइंट नहीं किया जाता। उस पर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था। तो यहाँ पे सेम ही आर्टिकल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ड्राफ्ट्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में है। सेम ऐसे ही आर्टिकल एक एक्सप्लेन पेज पे से भी है। दूसरा आर्टिकल यहाँ पे आप देखिए, जनवरी का टेन्योर जो है, आपको पता था जनवरी से जो है डोनाल्ड ट्रंप अपने पदवी लेंगे, है ना। और अब यहाँ पे अब एक एक टेंशन शुरू होने लगी है। तो यहाँ पे एक इशू जो कंसर्न है ट्रंप के आने की वजह से, H1B वीज़ा जो है, उसके ऊपर यहाँ पे राइटर ने 2-3 इश्यूज़ कंसर्न रेज़ किए हैं। क्या है देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रेड होल माइनिंग आपने सुना होगा, कोल से रिलेटेड माइनिंग्स होती हैं, ठीक है। ये स्पेशली आपके जो असम मेघालय वाले रीजन्स हैं, जहाँ पे रॉक्स बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इतने हार्ड होते हैं कि आप ना ओवरऑल नॉर्मल माइनिंग से आप जो है इन कोल रिजर्व्स को बाहर नहीं निकाल सकते। आप रैट माइनिंग यानी चूहे की तरह धीरे धीरे खोद कर ही आप निकाल सकते हो, क्योंकि वो रीजन ही पूरा फ्रेजाइल होता है। तो आप पूरा एक तरफ से पूरा लंप जितना बाहर आप नॉर्मली प्लेनी रीजन से माइन करते हो, वैसा माइनिंग जो है इन रीजन्स में नहीं कर सकते। तो वहाँ पे रेट माइनिंग होती है, रेट होल माइनिंग कहते हैं इसे। तो वहाँ पे अभी किसी मतलब अभी ग्रुप की डेथ हो गई है। ग्रुप में 3 से 4 लोगों की डेथ हो गई, लेकिन एक इंसान जो है 6 तारीख को फंसे हुए थे। 6 तारीख के फंस के उन्होंने जो है रेट होल से ही जो है अपने आप को बाहर निकाला। लेकिन दुख की बात यह है कि 4-5 लोगों में से सिर्फ एक ही बच पाया, बाकी सब जो है डेथ हो गई और 3-4 लोग और गायब हैं। काफ़ी लोग, नियरली 10 के आसपास लोग, ठीक है। तो उस पर एक आर्टिकल है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। इसके अलावा वही वाइस चांसलर वाला जो है आर्टिकल है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पता है कैलिफोर्निया में काफ़ी ज़्यादा फायर जो है हो रहा है, बुश फायर, वाइल्ड फायर कह सकते हो उसको। तो वहाँ पर उसको शांत कराने के लिए फायर रेडेंट का यूज़ किया जा रहा है। फायर रेडेंट कीवर्ड्स क्या है हम देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुंभ मेला जो है, स्पेशली जो है महाकुंभ है, ये 12 साल में एक बार होने वाला जो महाकुंभ है, वो इस बार हो रहा है प्रयागराज में। तो क्या है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम ले लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। और आज मैंने आपको ना टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हो। आप ऐसे कोई टेलीग्राम पे नहीं है तो PIRIUPSC डाल के आप लिख लीजिएगा, या फिर कम्युनिटी सेक्शन में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने जो है इस बार जैन का जो पूरा वीक अभी तक का गया है 12 तारीख तक, उसके सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन पेज का मैंने पूरा PDF डाल दिया है। अगर आपको, जैसे क्या है, पिछले साल तो हम दूसरे चैनल पे थे, तो बहुत सारे आर्टिकल्स जो हमने पिछले साल 2024 से हमने डिस्कस किया था ना, उसके सितंबर से तो हमने ये चैनल बनाया, तो जुलाई तक का पूरा आर्टिकल ना उनके चैनल के साइट पे ही दे दिया था मैंने। लेकिन मेरे पास आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर जो होता है बिना हाईलाइट किया हुआ, वो PDF मेरे पास रखा हुआ है न्यूज़पेपर का, स्पेशली जो एडिटोरियल और एक्सप्लेन का है। चलो एडिटोरियल वगैरह तो फिर भी जो है इशू बेस्ड 2024 में आ चुका होगा मोस्टली। हम जो एक्सप्लेन पेज होता है वो प्री ओरिएंटेड होता है। 1-1.5 साल का न्यूज़ में प्री का क्वेश्चंस पूछा जाता है, प्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट्स के। अगर आपको चाहिए सितंबर से पहले तक का, ठीक है, जनवरी से लेकर सितंबर या फिर जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो न्यूज़पेपर का एक्सप्लेन पेज का सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन पेज के PDFs जो है हर मंथ का मैंने बना रखा है। अगर आप में से चाहिए तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी, ताकि जो पढ़ा हुआ है, बहुत सारे सितंबर से तो जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको तो इस टेलीग्राम में ही मिल जाएगा, क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ें एक बार गो थ्रू कर लोगे ना तो क्वेश्चंस भिड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरी बात जो है, एलिमिनेशन में काफ़ी यूज़ होगा आपको, ठीक है। तो बता दीजिएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या इशू है। एक्चुअली यहाँ पे अभी आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आए हुए 3-4 साल से ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे अब चेंजेस जो है धीरे धीरे किया जा रहा है। तो उसी में से चेंजेस जो है UGC ड्राफ्ट के अंडर में जो टीचर्स होंगे, जो एकेडमिक स्टाफ होंगे, उनके मिनिमम क्वालिफिकेशंस के लिए यहाँ पे रेगुलेशंस लाया जा रहा है 2025 में। तो उसमें सबसे बड़ा चेंज वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट्स की बात चल रही है। अब ये टसल इसलिए भी शुरू हो गई है क्योंकि जो अब नया ड्राफ्ट आया ना, उसमें एक बहुत बड़ा
चेंज ये किया गया है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ होंगे ना, प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट की हो, उसमें जो वाइस चांसलर होगा ना वो गवर्नर के द्वारा जो है अपॉइंट होगा वाइस चांसलर। इसमें एक कमेटी बैठाई जाएगी। वो कमेटी बनेगी किससे? एक तो राजभवन, जहाँ से गवर्नर बैठते हैं राजभवन में, उनसे एक मेंबर आएगा, यूजीसी के द्वारा एक मेंबर नॉमिनी होगा, और एक मेंबर जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो 3 मेंबर की एक कमेटी बैठी जाएगी, वो डिसाइड करेगी वाइस चांसलर्स को, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है पावर स्टेट गवर्नर को दिया गया। और आपको पता है स्टेट गवर्नर जो होते हैं वो किसके एड एंड एडवाइस में काम करते हैं? प्रेसिडेंट के। और प्रेसिडेंट किसके एड एंड एडवाइस में काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 74 क्लॉज 1, किसके? सेंटर के, ठीक है। तो यहाँ पे बात कहीं ना कहीं इंडिया जो स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पे टसल ये हो जा रही है कि जो सेंटर गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रही है इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में, ठीक है। तो इसी वजह से जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल केरला है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, तमिलनाडु है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इस चीज़ को मतलब अगेंस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो ऑल्दो अभी ड्राफ्ट है, 1 महीने तक पब्लिक प्लेटफॉर्म में रहेगा, तो जो भी चेंजेस हैं वो चीज़ें रेकमेंड करी जाएंगी, ठीक है। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि एक तो तारीफ़ काबिल है कि चेंजेस काफ़ी अच्छे से किया जा रहा है, लेकिन हाँ इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि वाइस चांसलर्स की जो कमेटी है उस पर ऐसा लग रहा है सेंटर का हाथ ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर स्टेट्स का। क्यों? जैसे मैं आपको ये वाला आर्टिकल के साथ कंबाइन करके बताती हूँ। देखिए, अगर आप बात करोगे ना पहले इस 2018 तक क्या था, ठीक है, 2018 तक तो क्या था, एक कमेटी बैठती थी 3 से 5 मेंबर्स की, ठीक है। वो जो है सेलेक्ट करती थी कि कौन होगा आने वाले जो यूनिवर्सिटी है उसके कौन कौन से स्टाफ्स क्या होंगे, है ना। और जो चांसलर है वो या तो इन कमिटीज़ के द्वारा या फिर जो विजिटर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वाइस चांसलर जैसे गवर्नर विजिट करने गए, या प्रेसिडेंट जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रेसिडेंट और स्टेट के लिए गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते थे। लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम बाद ना, जैसे 2021 में, है ना, इवन 2023 वेस्ट बंगाल में, कर्नाटक, इवन तमिलनाडु और महाराष्ट्र या फिर और भी पंजाब वगैरह स्टेट्स में क्या हुआ, जैसे केरला का अगर एग्जांपल लोगे तो क्योंकि गवर्नर के पास ही था वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करने का या उसकी कमेटी से मेंबर्स को रेकमेंड करने का, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक बिल पास कर दी। जैसे केरला में 2023 में बिल पास करा गया था कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी को अपॉइंट करने में गवर्नर का रोल है ना, उसे रिप्लेस करके स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में ली। सेम ऐसा ही तमिलनाडु में था, सेम ऐसा ही जो है कर्नाटक में और वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में तो कमिटीज़ जो है बनाई गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि गवर्नर ही जो है इसमें काम करेगा, लेकिन वेस्ट बंगाल ने जो है यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2023 के तहत गवर्नर को रिप्लेस करके चीफ मिनिस्टर्स को एज अ चांसलर्स के लिए मेन जो है हेड बनाने की कोशिश करी। लेकिन सारे स्टेट्स में ना बिल पास नहीं हुए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टेट का कहना ये है, स्टेट क्या कह रही है कि जैसे सेंटर यूनिवर्सिटी होती है ना, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इनको ये सेंटर यूनिवर्सिटी को अपॉइंट कौन करता है, इनके हेड मतलब प्रेसिडेंट के अंडर में किया जाता है। तो जो स्टेट का गवर्नमेंट, स्टेट के जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है ना, स्पेशली अगर आप बात करोगे गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी, एक होता है गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, एक होता है प्राइवेट। प्राइवेट के लिए तो जो कमेटी बन रही है ना 3 से 5 लोगों की, वो करेगी। और जो गवर्नमेंट है उसमें गवर्नर का रोल ज़्यादा होता है, कमेटी का भी है लेकिन गवर्नर का रोल ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्टेट को इस चीज़ का कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ खटकती है, क्योंकि गवर्नर जो है कई बार चीज़ों को पास नहीं करते हैं और वो प्रेसिडेंट के एड एंड एडवाइस में काम करते हैं। तो सेंटर का इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पे स्टेट ने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जताई है इस वाले रिकमेंडेशंस या इस वाले चेंजेस को लेकर, ठीक है। इसीलिए स्टेट्स जो है अपसेट है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी अब देखते हैं क्या होता है। बाकी ये तो ड्राफ्ट है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो जो चीज़ होगा वो आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट एक इशू है H1B वीज़ा के ऊपर। एक्चुअली क्या है ना, ये एक बेसिक वीज़ा है। ये किस लिए, जैसे अगर आप में से कोई भी US से जाना चाह रहा है ना, तो आपको इस वीज़ा के तहत कुछ टाइम टेन्योर फिक्स होता है, जैसे आप 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, है ना, ये वर्किंग वीज़ा बोलते हैं, ठीक। और ये वर्किंग वीज़ा होता है ना, देखिए इसमें क्या होता है, इस वीज़ा के टेन्योर इस टाइम तक ही आप जो है वहाँ पर काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर था ना 2017 से 21 तक के बीच में, उन्होंने ये बोला था कि इस वीज़ा में क्या होता है, हर साल लिस्ट होती है। जैसे मान लीजिए कि H1B1 के तहत ना हर सेक्टर में, जैसे IT सेक्टर से लोगों को बुलाना है बाहर से, तो क्या होता है कि इसमें फिक्स होता है कि भैया हमें 5000 लोगों को अक्वायर करना है बाहर से, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या होता है कि अब इन्होंने ना डोनाल्ड ट्रंप का जब टेन्योर आया था ना, तो उन्होंने बोला कि इसको रेशियो को कम करना होगा, हमें जो अमेरिकन है ना, अमेरिकन सिटीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है और बाहर के लोगों को कम रखो, ठीक है। और
आप तब लाओ जब आपके पास अमेरिकन्स की सीट उस फील्ड में कम हो, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा हेरा-फेरी होती है, ठीक है। जब जैसे क्या बोलते हैं ये, बाइडेन का जब रूलिंग पार्टी थी तब ये इशू में नहीं था, लेकिन ट्रम्प की पार्टी में इशू रहता ही हमेशा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू वापस से आने के चांसेस राइटर यहाँ पे जो है बता रहे हैं। और इसका एक और रीज़न ये है, अब देखते हैं ट्रम्प सपोर्ट करते हैं नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि अमेरिका के लेबर क्लास में अगर देखोगे, स्पेशली जो साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम है यूएसए में, ठीक है। और ना उनकी स्टडी उस चीज़ को रिकवर कर पा रही, तो एक विशियस साइकिल में फंस गए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका जो है फोर्सफुली, अमेरिका चाह के और ना चाह के भी आईटी सेक्टर्स के लेके, साइंस और टेक्नीशियन के लिए ना बाहर से ही लोगों को माइग्रेट करवाना होता है इस वीज़ा के थ्रू, ठीक है। तो अब ये बात आ जाती है कि क्या अब ये चीज़ सही होगी, क्या है। इवन यहाँ पे एलॉन मस्क ने भी बोला था कि इस प्रोग्राम के तहत हमें 0.1% इंजीनियर्स को ही लेना चाहिए, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, स्पेशली हाई स्किल्ड जो होंगे, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगी, उन्हीं को ही यहाँ पे H1B जो है वीज़ा के तहत हमें लेना होगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या, ट्रम्प जो इशू है, चाइना से ज़्यादा अमेरिका में बहुत बुरा हाल है। चाइना ने जो है अमेरिका से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, स्पेशली साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिकल सेक्टर्स में। तो देखिए क्या होता है कि आईटी सेक्टर में है ना, माइग्रेंट सिर्फ इंडिया से ही नहीं जाते। हमें लगता है कि आईटी सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ही जाते हैं, नहीं, चाइना से भी जाते हैं, जापान से भी लोग जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज से भी जाते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया ना, जैसे इनकी लिस्ट होती है हर साल, है ना, कि भैया इतने लोगों को हमें बाहर से एक्वायर करना है ना। तो यहाँ पे लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जैसे ही चेंज होते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है कि आप लोग बाहर के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही हो, अमेरिकन के नेटिव लोगों को यहाँ पे से जो है जॉब नहीं मिलती है। और अगर कुछ बहुत बड़ा इशू होता है ना, तो सबसे पहले इस H1B1 वीज़ा को ही स्टे लगा देते हैं। आज से 4-5 साल पहले अगर आप देखोगे ना, कोविड से पहले की बात है, 19-20 के आसपास बहुत बड़ा इशू बना था कि यहाँ पे जैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसे ही अपने इसी तरह का एक ऑस्ट्रेलिया में भी वीज़ा होता है, उन्होंने कहा इस पर स्टे लगा दो, अब नए रिक्रूटमेंट हमें लेना नहीं है। तो इससे हमारे जैसे देश जो माइग्रेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है ना, उनमें बहुत ज़्यादा इशू होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि थर्ड प्रॉब्लम ये बता रहा है कि जो H1B1 है, ये बहुत बड़ा आंधी तूफान है, ठीक है, तूफान से कम नहीं है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि एफिशिएंसी को लेकर, तो ये एफिशिएंसी बेस्ट से बेस्ट को लेंगे, मनी मेकिंग वाले लोगों को लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि अब ये किस तरह से इस चीज़ का सोल्यूशन निकालते हैं, स्पेशली जो है, क्योंकि देखिए ट्रम्प का जो दिमाग है ना, वो बहुत ही अलग है। जैसे अमेरिका ने खुद से अपने कुछ इश्यूज़ ले रखे हैं, जैसे खुद को क्लाइमेट चेंज से बाहर निकाल देना, क्रिप्टो में आपको पता है, अभी फ्रिक्वेंटली न्यूज़ देख रहे होगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कितना ज़्यादा क्रिप्टो पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, जबकि काफ़ी नेशंस तो क्रिप्टो को मानती भी नहीं है। फ्रॉड बहुत ज़्यादा होने का चांसेस है। मार्स में ओवरली भाग दौड़ करके इन्वेस्टमेंट करना, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूक्रेन जैसे नेशंस में लड़ाई करवाना, है ना, अलग ही वॉर चल रहे हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से बहुत सारे इशूज़ हैं। अब देखो इस चीज़ का क्या सोल्यूशन निकालता है, या ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बनेगा, ठीक है, वो तो टाइम बताएगा। खैर, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा रेड होल के बारे में, ठीक है। ये रेड होल मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए ये है रेड होल माइनिंग। अगर आप देखोगे ना, तो जैसे ये माइंस है मान लीजिए, है ना, लेकिन इसके रॉक्स इतने ज़्यादा फ्रेजाइल है ना, आप पूरे के पूरे जैसे यहाँ पे आपने निकाला ना, ऐसे ऊपर ऊपर से आप अंदर से नहीं निकाल सकते। तो आप माइनिंग करने के लिए क्या करोगे, पूरे को एक बार में ही हटाने से या माइनिंग करने से अच्छा है आप थोड़ा सा होल करोगे इसमें, ठीक है, धीरे धीरे होल करके ड्रिल करके लोगों को भेजोगे, और लोगों को भेज के यहाँ से जो है कोयले को धीरे धीरे यहाँ से फावड़ा या जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ से खोदना शुरू करते हैं। जैसे सेकंड स्टेज पे ये देखो, ये थोड़ा सी जगह थी, उसको करते 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 इन लोगों ने बिल्कुल स्क्वायर में ले दिया, ला गए धीरे धीरे पूरा। और देखो यहाँ पे कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पे लोग नॉर्मली अपने इंस्ट्रूमेंट जो लोकल होता है ना, कि बाल्टी, फावड़ा वगैरह, उसी से ही। अब इसमें चांस क्या होता है ना, रिस्क। अब धीरे धीरे वो चीज़ और बढ़ती जाती है, डेप्थ बढ़ती जाती है। अब इसी चीज़ पे, अब इसी चीज़ को इन्होंने स्टेयर्स बना दिया, है ना, और इस तरीके से ये जो होल है ये और डीप होता जाएगा, डीप होता जाएगा। और लेकिन आप सरफेस देखिए कहाँ पे है, सरफेस कहाँ है और ये लोग कहाँ हैं, कितना ज़्यादा डीप हो जाता है ये, ठीक है। अब दिक्कत अब कब आती है, जब अचानक से बारिश हो जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है ना, है ना, या फिर रेनफॉल आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक तो पानी भर जाता है, ठीक है, ऊपर से अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है कि कभी कभी ये जो माइंस है ना, ये ढह जाती है, धस जाती है, या फिर लैंडस्लाइड हो जाता है, क्योंकि ये पूरा फ्रेजाइल है ना, ये तो ऑलरेडी आपने माइंस कर करके पूरा इसको कमज़ोर कर दिया है ना। तो लैंडस्लाइड हो जाता है, तो ये सारा मलबा वापस नीचे गिर जाता है। तो यहाँ जो लोग थे ना वो फंस जाते हैं, ठीक है, ये सारा नीचे गिरने की वजह से लोग फंस जाते हैं। और यहाँ पे
क्या होता है कि इस कोल से जब जैसे जैसे आप कोल की माइनिंग करते हो ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा गैसेस निकलती हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसेज हैं, तो ये सफोकेट का काम करती है, तो इंसान की डेथ ज़्यादा होने का चांसेस हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जैसे देखिए सरफेस है, फिर आता है हार्ड एल्यूमिनियम, सॉफ्ट स्टोन, हार्ड स्टोन, फिर आता है आपका कोल। तो सोचिए कितना डेप्थ में जाके निकाला जाता है इसको, है ना। तो आपको एक बेस समझ में आ गया कि रेड होल होता क्या है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, अभी ना 6 जनवरी तक ना, 6 जनवरी को असम में ना दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट करके है, वहाँ पे एक बंदा है राजेश बर्मन। इतने दिन बाद वो अब निकला है उस रेड होल से, लेकिन बाकी 6 दिन के रेस्क्यू के बाद भी ना जितने बाकी लोग थे, अभी 4 डेड बॉडी मिली है और 5 लोग मिसिंग है, नियरली 10 लोग जो है गायब हो गए हैं, ठीक है, मतलब इफेक्ट हुए हैं इस चीज़ से। और ऐसा नहीं है ये पहली बार इंसिडेंट है, 2018 में 15 जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई थी रेड होल माइन की वजह से। काफ़ी ज़्यादा ये पॉइजनस गैस निकलता है, यहाँ पे मड स्लाइड होती है, वाटर लेवल्स बढ़ जाता है, तो बहुत ही बड़ा कंसर्न हो जाता है, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप लॉ की बात करोगे तो 2014 में ही जो है एनजीटी ने इसे पूरी तरीके से बैन कर दिया था, ठीक है। तो ये बैन है, लेकिन फिर भी जो है स्पेशली आप मेघालय आसाम वाले स्टेट्स में देखोगे तो ये माइनिंग होती है। 2015 में भी सीएम जब कांग्रेस का टाइन्योर था तो वहाँ पे भी जो है लॉज पास किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा माइंस के अंडर में, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं निकला। इवन 2014 से 18 तक देखोगे तो नियरली एनजीटी के कम से कम 477 ऑर्डर्स का वायलेशन किया गया है, और इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट के जो माइंस एंड मिनरल्स हैं, रेगुलेशन एक्ट 1957 के द्वारा एम्पावर किया गया है कि इसको इलीगल ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज ऑफ मिनरल्स में इस चीज़ को कहीं ना कहीं और स्ट्रिक्टली किया जाए, इसमें चेंजेस किए जाएँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राइटर बताते कि देखिए पॉलिटिकली जो विलिंग है ना वो चीज़ बहुत लैक है, बहुत कहीं ना कहीं मिसिंग है, इसी वजह से इस जैसे इलीगल एक्टिविटीज़ जो है गवर्नमेंट के द्वारा ही रन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और सबसे बड़ी बात पता है क्या, इसका रीज़न एक तो है ना, इन रेड होल माइनिंग में ना जो वेजेस होती है ना वो मनरेगा से भी ज़्यादा मिलती हैं लोगों को, तो ऑब्वियसली यार फिर रूरल लेवल पे या उस आसपास के रीजन्स के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए वो लोग भी मजबूर हैं फिर उस पर माइन करने के लिए। आप और मैं जैसे लोग भी अगर वहाँ होते और वहाँ पे हमारे पास कोई इनकम का सोर्स गवर्नमेंट के द्वारा नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा तो फिर ऑब्वियसली मजबूरी है फिर, है ना। तो इस चीज़ पर यहाँ पे गवर्नमेंट पार्टीज़ को जो है सोचना चाहिए, ठीक है, ऐसा यहाँ पे राइटर का कहना है, ठीक। तो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा महाकुंभ के ऊपर है। आपको पता है महाकुंभ जो है 12 साल में एक बार होता है, और एक अर्ध कुंभ होता है जो 6 साल में होता है। ये 4 जगह पे होता है टोटल 12 साल में। कहाँ कहाँ होता है मैं दिखाती हूँ आपको, रुको। हाँ, उससे पहले ना मुझे एक चीज़ और बतानी थी कि हमारे पास रेड होल माइनिंग के और कौन कौन से एक्ट है, एक बार आप ये देख लीजिए। एक है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 है ये, ठीक है, और ये मेनली एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन और मैनेजमेंट को इंक्लूड करता है। ये इलीगल माइनिंग जैसे कि रेड होल है वायलेंट करता है इन जैसे एक्ट्स को। इसके अलावा कोल्ड माइन एक्ट 1973 रिस्ट्रिक्ट करता है ये भी रेड होल माइनिंग को। इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और मेघालय माइंस मिनरल पॉलिसी 2012, ये सारे वो एक्ट्स हैं जो रेड माइन को सीधा सीधा इलीगल करार देती हैं। और ये एक बार मैप देख लीजिए स्पेशली कहाँ कहाँ हमारे इंडिया में जो कोल है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर देखा जाए तो वेस्ट झारखंड में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा ये जो बेल्ट है आपका ईस्टर्न बेल्ट, स्पेशली अगर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, है ना, इन रीजन्स में एज कंपेयर बाकी के कोल रिजर्व ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो केस था वो मेघालय वाला था। और आपको पता है मेघालय वाला जो ये है आपका जो चिकन कॉरिडोर है ये वैसे सी का ही जॉइंट था, मेघालय का ही है ना, फोल्ट। और यहाँ पे कोल रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ टाइप्स के हिसाब से जैसे बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, एक पीट है, पीट सबसे लो क्वालिटी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कौन कौन से जो हैं ये आप एक बार देख लीजिएगा मैप के थ्रू। कोल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब मैं कुंभ मेले के बारे में बताऊं तो देखिए ये हर 12 साल में एक बार होता है और ये 4 जगह पे होता है। देखिए पहला होता है आपका हरिद्वार, हरिद्वार में होता है, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में होता है। हरिद्वार में जो है गंगा रिवर के पास होता है, उज्जैन में शिप्रा रिवर, नासिक में गोदावरी, प्रयागराज में सरस्वती, ठीक है, या फिर गंगा यमुना या मैथिकल रिवर, इन तीनों का मिक्स जो है संगम जिसको बोलते हैं वहाँ पे प्रयागराज संगम है ना, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुंभ यानी देखिए एक होता है 12 साल में 4 बार कंडक्ट होता है ये, है ना, जिसे अर्ध कुंभ कहते हैं, 6 साल में एक बार होता है, वो होता है हरिद्वार और प्रयागराज में, ठीक है। इसके अलावा एक होता है महाकुंभ मेला जो 144 ईयर्स में एक बार होता है, जिसे पुराना कुंभ मेला भी बोलते हैं, और ये सेलिब्रेट होता है प्रयाग में। इसके अलावा एक होता है महाकुंभ
महाकुंभ जो होता है वो हर साल होता है, और वो भी हर साल किसमें, जैन फेब के मंथ में होता है प्रयागराज में। ठीक है, तो इस तरीके से 4 तरह के कुंभ होते हैं। और सबसे बड़ी बात देखा जाए तो ये जो है सबसे पहले ट्रांसक्रिप्ट किया गया था आदि शंकराचार्य के द्वारा। ठीक है, पुराण से। इसमें ये माना जाता है कि लॉर्ड विष्णु जो है, जो मोहिनी यानी जो डेमोन था, जो था राक्षस था, उससे बचाया गया था। ठीक है, ऑल्दो ये किस सेंचुरीज की बात है, तो ये ऑल्दो देखिए एपिक टाइम पीरियड का है, 4 से लेकर 6 सेंचुरीज के बीच में जब मौर्य और गुप्ता टेन्योर्स था, उस समय माना जाता है कि इसको आइडेंटिफाई किया गया। ऑल्दो उसके बाद मिडिवल पीरियड में भी विजयनगर और सल्तनत मुगल्स ने भी इसको काफ़ी प्रेस किया। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी जो आने वाले ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने भी स्पेशली जो जेम्स प्रिंसेप थे 19th सेंचुरी में, इन्होंने काफ़ी इस प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया। और फ्रीडम के बाद देखोगे तो हमने 2017 में जो यूनेस्को की, आपको पता है यूनेस्को बहुत तरह का काम करवाता है, जैसे कि आपका टेंजिबल हो गया, इनटेंजिबल हो गया, आर्ट फॉर्म्स को सपोर्ट देता है। उसमें से इनटेंजिबल एक फॉर्म है, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। उसमें से कुंभ मेला भी हमारा लिस्टेड है। कुंभ मेले को 3 बार गिनेस अवार्ड मिल चुका है। और उससे भी ज़्यादा जो है अब बात करते हैं यूनेस्को का इन टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी क्या होती है। ठीक है, देखिए ये एक तरीके से ना एक क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा एक काम है। दैट मीन्स यूनेस्को क्या करता है, एक लिस्ट तैयार करता है इंटेंजिबल्स का, वर्ल्ड वाइड करता है, हर कल्चर्स को प्रमोट करने के लिए करता है। ये 2008 से ये शुरू हुआ था, एक तरीके से कन्वेंशन है ये, हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए या उसकी इंपॉर्टेंस को वर्ल्ड लेवल पे बताने के लिए। ठीक है, और इसमें मेनली अगर लिविंग कल्चर की बात करो तो जैसे ओरल, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है। इनटेंजिबल यानी जिसको आप छू नहीं सकते, मेला है, मेले को कोई छू थोड़ी सकते हो आप, है ना। फीलिंग्स हैं, वो तो इमोशंस, रिचुअल से रिलेटेड हो गई। तो ऐसे लिविंग में बात करेंगे तो ऑरल हो गए, है ना, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गए, सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स हो गए, है ना, तो बहुत सारे। और इसके अलावा जैसे लिविंग में और भी हैं। और इनटेंजिबल की कल्चर की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं, जैसे इंडिया से 15 इंटेंजिबल हैं अभी तक जो यूनेस्को की लिस्ट में लिस्टेड है। कुडियाट्टम है, ठीक है, जो 2008 में हुआ था। उसके अलावा वैदिक चैंटिंग है, रामलीला जो होता है फेस्टिवल, है ना, उसमें भी अलग अलग था, परफॉर्मेंस बाय रामायणा। और इसके अलावा यहाँ पे गढ़वाल हिमालय का भी रामायणा अलग होता है। इसके अलावा छाहू डांस जो है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो कालबेलिया राजस्थान में बहुत फेमस है, ठीक है, ब्लैक कलर के ड्रेस पहन के बर्तन वगैरह में भी डांस करते हैं, बहुत फेबुलस होता है अगर आपने कभी देखा हो तो। ठीक है, 2010 में। इसके अलावा मुडिएटू रिचुअल थिएटर है, डांस ड्रामा ऑफ केरला। ठीक है, इसके अलावा है बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख में जो होता है, बुद्धिज्म का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है लद्दाख वगैरह साइड में। इसके अलावा संकीर्तना रिचुअल जो मणिपुर में होता है, ठीक है, 2013 में था ये लिस्टेड। कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स, जो बर्तन होते हैं कप उसके कॉपर के बने हुए, पहले आपने देखा होगा दादी मम्मियों के टाइम पे तो दहेज में जो है हमारी भारतीय समाज कॉपर के बर्तन वगैरह काफ़ी देते थे, आपने देखा हो तो घर में मिल जाएगा आपका दादी लोगों के इसमें, है ना। तो नवरोज हो गया, योगा होगा, कुंभ मेला हो गया जो 2017 में लिस्टेड हुआ, दुर्गा पूजा भी रिसेंटली जो है, गरबा जो है लिस्टेड हुआ है इसमें। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट आर्टिकल है फायर रेडिएंट। आपको पता है कि कैलिफोर्निया पे काफ़ी लंबे टाइम से जो है फायर चल रहा है, फ्राइडे हो गया, फ्राइडे से आज मंडे हो गया, ठीक है। लेकिन फायर रेडिएंसी जो है यहाँ पे आग जो है उसको बुझाने से ज़्यादा उसकी स्प्रेडिडिटी जो है, स्प्रेड होने की टेंडेंसी है वो और आगे ना बढ़े, इसके लिए हम यहाँ के लोगों के द्वारा फायर रिटार्डेंट यूज़ किया जा रहा है, फायर ब्रिगेडियर्स के द्वारा। जैसे इसको बोलते हैं केमिकल है ये, ठीक है। इसमें मेनली क्या यूज़ होता है, अमोनियो फॉस्फेट बेस्ड स्लरी यूज़ होती है, जो सॉल्ट अमोनिया पॉलीफॉस्फेट होता है, जो मेनली वाटर की तरह जल्दी से इवेपोरेट ना होकर टेंडेंसी रहती है उसको गीलेपन की, ठीक है, आग को एक ही जगह जो है सिमट के रखता है, ये फैलने नहीं देता, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें कलर यूज़ किया जाता है और इसमें पिंक कलर यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत विजिबल होता है ईजिली, जो फायर फाइटर्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस रेंज तक ये फायर जा रहा है, ठीक है। और लेकिन इस पर काफ़ी सारे इकोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी किया है क्योंकि इसके अंदर यूज़ होने वाले जो गैसेज हैं, टॉक्सिक मटीरियल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं इन्वायरमेंट के लिए। इससे जो है कैंसर कॉजिंग होता है और मरीन लाइव्स जो है वो इम्पैक्ट होती है, किडनी डिजीज़ ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ये डेंजरस है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा फायर रिटार्डेंट क्या है, ये आ सकता है की टर्म्स के फॉर्म में। तो ये आज का न्यूज़ था, थैंक यू।